हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इंग्लिश का, ठीक है, जो कि सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए, अगर हम सी टेट के लिए कहें तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी, और रीट के लिए जिसको हम अभी टारगेट करके चल रहे हैं फ़िलहाल के लिए, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर मतलब जो पेपर्स हैं वो उठा करके देखे हैं तो हर पेपर में आपको 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी कुछ कुछ एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग से। ठीक है, इंग्लिश को इसको मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है, इस टॉपिक को वो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रखा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इसको मोटा मोटा थोड़ा पूछा जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है। एक एक प्रिंसिपल में से छोटी छोटी मतलब बाल की खाल निकाल करके पूछते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डीपली आज सारे प्रिंसिपल्स को देखेंगे। ठीक है, और भाई आप लोगों से एक बहुत मतलब शिकायत है कि मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप लोगों के लिए वीडियो आए, एक अच्छा टॉपिक आए, इंपॉर्टेंट टॉपिक आए, बट यार आप लोग शेयर नहीं करते हो। भाई ऐसे नहीं होता, मोटिवेशन मतलब सबको चाहिए होता है यार। शेयर किया करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया करो, कमेंट सेक्शन में बताया करो आपकी कोई राय है, जो भी है, तो थोड़ा सा एक इंटरेक्शन जो है वीडियो पे होना चाहिए यार। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक हम लोग। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा हुआ है आपके रीट के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। होता क्या है देखो, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन होता क्या है देखो, इसमें क्या होता है, सिलेक्शन शुड बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स एंड वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 चीज़ें हैं इसमें, एक है सिलेक्शन और एक है आपका ग्रेडेशन। सिलेक्शन का मतलब होता है किसके रिस्पेक्ट में, ग्रामेटिकल आइटम्स, वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात की जा रही हो अगर, तो हम बात करेंगे सिलेक्शन की। इसको बहुत अच्छे से आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, ग्रेडेशन क्या होता है, लैंग्वेज मटेरियल मींस प्लेसिंग द लैंग्वेज आइटम इन एन ऑर्डर, यानी कि ग्रेड में रखना। ठीक है भाई, आपको जैसे पहले हम ABCD सीखते हैं, फिर उसके बाद में वर्ड सीखते हैं, फिर फ्रेज, फिर सेंटेंस, ये क्या है, एक ग्रेडेशन है। ठीक है, और सिलेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, सिलेक्ट करते हैं वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, इसको और अच्छे से आगे समझेंगे। 2 टर्म है और बहुत अच्छे से समझना है आपको। आपका सीटेट में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपका सिलेक्शन जो है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि फ्रीक्वेंसी, रेंज, कवरेज, अवेलेबिलिटी, ये किस में आता है, तो आपका कहाँ आएगा, प्रिंसिपल इसमें आएगा, सिलेक्शन और ग्रेडेशन के प्रिंसिपल में आएगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आती है, फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन अ सर्टेन आइटम और वर्ड इज़ यूज्ड, हमें वो चीज़ें सिलेक्शन करनी है, वो चीज़ों का सिलेक्शन करना है लैंग्वेज को पढ़ाते टाइम, जो कि क्या होते हैं, जो आइटम्स और वर्ड्स जो होते हैं यूज़ में आते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है जिनकी। ठीक है, उनकी रेंज कैसी, हमें ये देखना है कि इन व्हाट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और वर्ड और एन आइटम कैन बी यूज्ड, भाई कितने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड या फिर वो आइटम यूज़ हो सकता है, हमें सिलेक्ट करते टाइम ये भी देखना है कि उसकी रेंज क्या है। ठीक है, लैंग्वेज के आइटम्स को सिलेक्ट करते टाइम ये प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि उसकी कवरेज कितनी है, यानी कि हाउ मैनी डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड और एन आइटम कैन कन्वे। ठीक है भाई, कोई जो वर्ड है वो कितने डिफरेंट मीनिंग्स को कन्वे कर पा रहा है, कितने डिफरेंट आइटम्स को कन्वे कर पा रहा है, वो आइटम जो है कितने डिफरेंट तरीके से चीज़ों को कन्वे कर पा रहा है, वो हमें देखना है कि कितना कवरेज कर पा रहा है। फिर देखना है कि अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, हाउ फार एन आइटम इज कन्वीनियंट टू टीच, कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, जो भी आप टीच कर रहे हैं, ठीक है, उस आइटम की अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना कन्वीनियंट है उसको पढ़ाना टीचर के लिए। लर्नेबिलिटी कितनी है, टीचेबिलिटी कितनी है, यानी हाउ फार एन आइटम इज़ ईजी टू लर्न, मतलब कि जो चीज़, जो आइटम का सिलेक्शन आप कर रहे हैं लैंग्वेज में जिन चीज़ों का, ठीक है, उसकी क्या है, वो सीखने के लिए कितना ईजी है और पढ़ाने के लिए कितना ईजी है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में कितना यूज़ हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें सिलेक्शन के प्रिंसिपल में देखनी होती है। ठीक है, ग्रेडेशन में क्या चीज़ें आती है, ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मटीरियल मीन्स प्लेसिंग द लैंग्वेज आइटम इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में रखना, मतलब कि हो गया ग्रेडेशन। जैसे कि आपने देखा होगा, आप मॉल में जाते हैं अगर, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक तरफ आपने देखा होगा कि बिस्किट की इस तरीके से रैक है, वहाँ पे सारे बिस्किट्स हैं। इस तरफ आप जाएंगे सारे कॉस्मेटिक की रैक है, तो वहाँ पे सारे कॉस्मेटिक्स है। यहाँ पे आप जाएंगे सारा मतलब राशन है तो राशन है। तो इसी तरीके से लैंग्वेज में भी क्या करते हैं, ग्रेडेशन करते हैं, जिससे क्या होती है, जिसमें ग्रुपिंग और सीक्वेंस शामिल होता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्रुपिंग और सीक्वेंस जो होता है वो किस चीज़ का पार्ट है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन और सिलेक्शन का पार्ट है। ठीक है, ग्रुपिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं देखो, ग्रुपिंग में क्या आती है, द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर,
ठीक है। ग्रुपिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज आता है और उसका स्ट्रक्चर आता है। इसके बाद हम सीक्वेंस में क्या आता है वो भी देखेंगे। तो ग्रुपिंग हम करते किस तरीके से हैं लैंग्वेज में, पहला आता है आपका फोनेटिक ग्रुपिंग, ठीक है। तो ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, साउंड्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं, जैसे कि जो एक जैसे साउंड होते हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, जैसे कैट, बैट, मैट, पैट, फैट, और इनको क्या होता है सिखाना इजी हो जाता है फिर हमारे लिए, ठीक है। फिट, हिट, किट, ये सारे क्या है आपके एक फोनेटिक साउंड, एक फोनेटिक ग्रुपिंग है ये आपकी, ठीक है। फिर आती है आपकी लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होती है, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल सिचुएशंस, जैसे कि स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, पियोन, क्लासरूम, ये क्या है एक ही तरीके के, एक ही सिचुएशन से, एक ही कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हुए वर्ड है जिनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया, स्कूल के ग्रुप में डाल दिया। सारे वर्ड क्या हैं, स्कूल से रिलेटेड है। फिर आती है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कैसे कहते हैं कि जो सिमिलर पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जैसे माई बुक, हिज बुक, ठीक है, इस तरीके की बुक, इन द रूम, इन द कॉर्नर, इन द क्लास, इन द गार्डन, ये क्या है फ्रेज की ग्रुपिंग कर दी हमने, ठीक है। तो ये आपकी ग्रुपिंग होगी ग्रामेटिकल। सिमेंटिक ग्रुपिंग क्या होती है, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाइसिकल, रिक्शा, कार, टंगा, इन सबको क्या किया हमने मीनिंग सिमेंटिक के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इनका एक ग्रुप बना दिया, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब एक ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चर ग्रुपिंग। ग्रुपिंग इन द स्ट्रक्चर मीन्स हाउ द सिलेक्टेड आइटम फिट वन इनटू अनदर, ठीक है। किस तरीके से हम करते हैं कि भाई इसको स्ट्रक्चर की ग्रुपिंग कैसे करते हैं कि भाई कैसे आपका साउंड से वर्ड बना, फिर उसके बाद में वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से आपका क्लॉज, और क्लॉज से सेंटेंस, और सेंटेंस से आपका किस तरीके से वो कॉन्टेक्स्ट में गया। तो ये होती है आपकी स्ट्रक्चर ग्रुपिंग। ये सारी ग्रुपिंग जो आपको याद रखनी है, क्योंकि भाई ये जो आपके जो भी रीट या हरियाणा के टाइप के एग्जाम होते हैं इनमें बिल्कुल बाल की खाल निकाल के पूछते हैं, इसलिए आप इनको पूरा अच्छे से देख करके जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब होता है व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट, किसके बाद क्या आना है वो आपका सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस के प्रिंसिपल में क्या होता है, सीक्वेंस शुड बी देयर इन द अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स, ठीक है। फोनेटिक सीक्वेंस में साउंड को अरेंज किया, ग्रामेटिकल सीक्वेंस में साउंड को अरेंज किया, लेक्सिकल सीक्वेंस में साउंड को अरेंज किया, या मीनिंग के सीक्वेंस में साउंड को अरेंज किया। तो सीक्वेंस और स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डायरेक्शन को, एक्सपेंशन को और लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं, ठीक है। भाई एक के बाद में कौन सा आया, कौन सा साउंड, पहले जैसे आपने ए, बी, सी, डी, ये आपने फोनेटिक सिखाया, इस तरीके के बेसिक साउंड सिखाए, उसके बाद में आपने आगे जो है उन साउंड्स को आगे जोड़ जोड़ करके सिखाया, तो वो सीक्वेंस को फॉलो करता है आपका ये प्रिंसिपल, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है, देयर मस्ट बी एक्यूरेट प्रोपोर्शन इन ऑल द एस्पेक्ट्स एंड स्किल ऑफ टीचिंग। क्या कहते हैं प्रोपोर्शन, क्या कि भाई जब भी हम टीचिंग करते हैं ना तो उसमें क्या होना चाहिए, एक एक्यूरेट प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी कि एक एक्यूरेट भाग होना चाहिए, सभी एस्पेक्ट्स उसके अंदर शामिल होने चाहिए, ठीक है। टीचिंग के सभी स्किल ऑफ टीचिंग के जो सभी एस्पेक्ट्स हैं वो शामिल होने चाहिए। वन एस्पेक्ट शुड नॉट बी सेक्रीफाइड फॉर द अदर। भाई ये नहीं है कि आप पूरा दिन क्लास में एक ही सब्जेक्ट को या एक ही टॉपिक को सबसे ज़्यादा महत्व दिए जा रहे हैं, नहीं, आपको क्या करना है, प्रोपोर्शन में करना है, ठीक है। इसमें एक डेफिनेशन है डॉक्टर वेस्ट की, उन्होंने कहा है कि प्रोपोर्शन बिटवीन द पैसिव एंड एक्टिव एस्पेक्ट। भाई एक होता है आपका पैसिव एस्पेक्ट, एक होता है आपका एक्टिव एस्पेक्ट। पैसिव कौन सा होता है, जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं। एक्टिव कौन सा होता है, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है डे टू डे में, ठीक है। तो क्या होता है कि एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड बी, क्या उनके हिसाब से जो एक प्रोपोर्शन है वो क्या होना चाहिए एक्टिव और पैसिव का, उन्होंने कहा है कि अर्ली स्टेज जो होती है उसमें 5:2 का होना चाहिए अर्ली स्टेज में, और लेटर स्टेज में 5:3 का आपका क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को, लैंग्वेज को पढ़ाने का, ठीक है। तो ये आप याद रखना, पूछा जा सकता है। अब आपका रीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, द मटीरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज इन्वॉल्व्ड इन दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, ग्रेड की बात की जा रही है, लेवल की बात की जा रही है, यानी कि एक ग्रेडेड मैनर में लेवल के अकॉर्डिंग और सिखाना चाहिए बच्चे की मेंटल एज और मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल को सिलेक्ट करना चाहिए। तो क्या होगा, कॉन्क्रीटनेस होगा, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस होगा, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन होगा, या फिर आपका प्रोपोर्शन होगा। तो अभी हमने पढ़ा क्या होगा, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में हम यही देखते हैं कि किस तरीके से हमें मटेरियल जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका सिलेक्शन करना है और कैसे उसको लेवल वाइज हमें उसको ग्रेड करना है, ठीक है। फिर आता है
आपका यहाँ पर दैट मीन इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट देना है आपको वेरियस कंपोनेंट्स को, अलग अलग कंपोनेंट्स को आपको क्या करना है, एक अच्छे मतलब क्या करना है, इक्वल ट्रीटमेंट देना है, बराबर उसको देना है। तो क्या आएगा, हैबिट फॉर्मेशन, इंटरेस्ट, मल्टीपल लाइन या फिर आपका प्रोपोर्शन। अभी हमने पढ़ा क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। ताकि उन्होंने क्या कहा प्रोपोर्शन में कि कोई भी एस्पेक्ट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए, आपको क्या करना है, इक्वल सभी एस्पेक्ट्स को क्या करना है आपको, ये देखो प्रोपोर्शन इन ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है। कोई भी एस्पेक्ट जो है आपका इग्नोर नहीं होना चाहिए, आपको सबको इक्वल महत्व देना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। क्या होता है लैंग्वेज टीचिंग से, टीचिंग कैन बी डिफिकल्ट हो जाती है, डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड। भाई जो भी आपके डिजायर्ड गोल है इंग्लिश को टीच करने के, लैंग्वेज को, वो अचीव हो जाते हैं, ठीक बात है। ओनली लिंग्विस्टिक हैबिट कैन बी डेवलप, ओनली वाले ऑप्शन तो वैसे भी ज़्यादातर टाइम आपके क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सिर्फ लिंग्विस्टिक हैबिट अच्छी होगी या सिर्फ लर्निंग अच्छी होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज से क्या होते हैं, आपके जो डिज़ायरेबल गोल्स होते हैं टीचिंग के, वो आप उसको अचीव कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन इज़ अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, ठीक है। एक पहली शर्त होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की, जो मोटिवेशन होती है वो, ठीक है। एवरीथिंग इज लर्नड when we have proper motivated to take interest in that. Similarly, a teacher must motivate the student to take interest in learning. हम हर चीज़ सीख सकते हैं अगर हम उसके लिए प्रॉपर मोटिवेट हैं सीखने के लिए, ठीक है। अगर हमें मोटिवेशन ही नहीं है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो हम कहेंगे ना भाई हमारे बस की बात नहीं है, ना हमारे यहाँ बोली जाती है इंग्लिश, ना हमारे यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई जाती है इंग्लिश, तो हमसे तो ना हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर हम मोटिवेट हैं तो हम उसको कर सकते हैं। और इसी तरीके से टीचर को हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए कि वो इसको लर्न करने में इंटरेस्ट ले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। फिर आता है अ लैंग्वेज एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल 4 स्किल्स, ठीक है। लैंग्वेज का एम क्या होता है, इन चारों स्किल का डेवलपमेंट करना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, इनका यही सीक्वेंस होता है, पेपर में पूछा गया कई बार, आप याद रखेंगे। दिस शुड बी प्रॉपर ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज, दैट इज फर्स्ट द स्टूडेंट लिसन देन स्पीक, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करे, सुने, उसके बाद में वो बोले। थर्ड दे रीड एंड एट लास्ट दे राइट द लैंग्वेज, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, वो लिखना सीखेंगे। तो ये आपका प्रॉपर ऑर्डर का प्रिंसिपल है कि लैंग्वेज को इसी तरीके से ही आपको ऑर्डर में सिखाना चाहिए कि बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर लिखना पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। भाई हैबिट फॉर्मेशन क्या होती है, लैंग्वेज लर्निंग इज अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग क्या एक तरीके का हैबिट फॉर्मेशन का प्रोसेस है। हैबिट फॉर्मेशन होता क्या है, इज द प्रोसेस बाय विच अ बिहेवियर थ्रू रेगुलर रिपीटेशन बिकम ऑटोमेटिक और हैबिचुअल। हैबिट फॉर्मेशन होता है एक ऐसा बिहेवियर जिसको रेगुलर अगर रिपीटेशन में किया जाए तो वो ऑटोमेटिक और बिल्कुल ही नेचुरल बन जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने अपनी मदर टंग को सीखा, ठीक है, जब हमने अपनी मदर टंग को सीखा तो रिपीटेशन और प्रैक्टिस के द्वारा ही सीखा उसको, और हमें क्या हुआ, उसकी हैबिट होती चली गई बोलने की। तो इसी तरीके से क्या करना है, फॉरेन लैंग्वेज हैज़ टू बी लर्नड इन द सेम मैनर, कि इसी तरीके से हमें क्या करना है, फॉरेन लैंग्वेज को भी सीखना है, इसको उसकी हमें क्या करनी है, हैबिट बनानी है, ठीक है। पानी पी लूँ थोड़ा, कोल्ड से ना गले की ऐसी बैंड बज गई बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, एक आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल का ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हो तो ये मैंने कटिंग ली है, बाकी मुझे लगा नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे मैंने टाइप भी कर दिया है। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट अ जील टू लर्न समथिंग न्यू टू लैंग्वेज, ठीक है। जील क्या होता है आपका, यानी कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो किसी भी भाषा को सीखने के लिए उत्साह जागृत करता है आपके अंदर, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन या प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन में हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि उत्साह जागृत करता है, ना हमने हैबिट में ऐसी कोई बात की, ना हमने प्रॉपर ऑर्डर में ऐसी कोई बात की। प्रॉपर ऑर्डर में हमने देखा LSRW है, ठीक है। बच्चा क्या, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। भैया आप मोटिवेट होंगे तभी तो आपके अंदर एक उत्साह होगा ना किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसे नहीं आएगा कि बिल्कुल मोटिवेशन का प्रिंसिपल है और बता दो आप, नहीं। इस तरीके से आपको चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि किसी चीज़ को उत्साह के साथ कब सीख पाएगा इंसान, जब वो मोटिवेट होगा। तो द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन
एंड वुमेन परफेक्ट, या यू कैन से प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक है, नो जेंडर बायस, एंड द परफेक्शन इन द लैंग्वेज कम्स ओनली बाय द प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमने हमेशा ये सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, भाई प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर कहें तो वो क्या बोलते हैं, अब मुझे याद नहीं आएगा, द डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ग्रामर, वोकैबलरी, प्रोनाउंसिएशन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस विच शुड बी कंटिन्यूअस। इन चीज़ों की जो आपकी क्या होती है, एक्सप्रेशन की, ग्रामर की, वोकैबलरी की, प्रोनाउंसिएशन की, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कंटिन्यूअस आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिल लाइक इमिटेशन, रोल प्लेइंग, ओरल, सब्सटीट्यूशन और कन्वर्सेशन। ये डिफरेंट टाइप्स के आपके ड्रिल और प्रैक्टिस हो सकते हैं जिनको आपको रेगुलर में करना चाहिए। इमिटेशन होना चाहिए, रोल प्लेइंग होना चाहिए, ठीक है, ओरल प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके बोल करके प्रैक्टिस की जाए, ठीक है, कन्वर्सेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस और ड्रिल के प्रिंसिपल में आती है। प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है, यानी कि सिचुएशन में सिखाना चीज़ों को, ठीक है। अ चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग इन सिचुएशंस, ठीक है, बच्चा जब अपनी मातृभाषा सीखता है तो वो सिचुएशन में ही सीखता है, ठीक है, नेचुरल सिचुएशन में रहते हुए सीखता है। लाइकवाइज ही शुड लर्न लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज टू इन सिचुएशंस, ठीक है। द टीचर शुड क्रिएट अप्रोप्रिएट सिचुएशन टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। टीचर को क्या करना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट सिचुएशन जो है वो बच्चों के सामने रखनी चाहिए इंग्लिश को सीखने के लिए। जैसे कि टीचर ने आपको बोला पढ़ाते टाइम कुछ वर्ड्स बोले, जैसे बॉक्स हो गया, वॉच हो गया, मैंगो हो गया, तो टीचर के पास में ये सारे ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल हैं कॉन्क्रीट रूप से तो वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगी। इसको कहते हैं सिचुएशनल अप्रोच। उन्होंने बॉक्स कहा और आपको बॉक्स दिखा दिया, उन्होंने वॉच कहा, वॉच दिखा दिया, मैंगो कहा, मैंगो दिखा दिया, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो जो अप्रोच उन्होंने अपनाई उसको कहते हैं सिचुएशनल अप्रोच। द टीचर में परफॉर्म सर्टन एक्शंस जैसे कि वॉकिंग, जंपिंग, शटिंग द डोर, ये सब आपको वर्ब पढ़ाने के लिए टीचर जो है अगर ये सब एक्टिविटीज़ करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिचुएशनल अप्रोच कहा जाएगा उसको, ठीक है। तो ये भी एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, ओरल का मतलब क्या है कि चीज़ों को बोल करके सिखाया जाए, बोलना भी आना चाहिए। जैसे मैं हमेशा आपको, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था जब मैंने पढ़ाए थे प्रिंसिपल, कि भाई हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ग्रामर तो हम रट लेते हैं लेकिन बोलना नहीं आता है इंग्लिश, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्निक ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल वर्क इट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। ओरल वर्क को सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करती है आज की जो मॉडर्न टेक्निक है। वो किस लिए, क्योंकि व्हेन अ पर्सन लर्न हिज मदर टंग ही मास्टर स्पीच फर्स्ट। आप खुद देखते हैं कि आप अपनी भाषा जब सीखते हैं तो सबसे पहले ओरली उसको सीखते हैं, लिखना नहीं सीखते आप अपनी मदर टंग को, सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं, ठीक है। इट इज़ एट द एज ऑफ 4 और 5 ईयर्स दैट ही बिगिन टू लर्न रीडिंग, ठीक है। 4 से 5 साल में जाकर के आप क्या करते हैं, उसके बाद में आप उसको रीड करना सीखते हैं। इसी तरीके से हमें सेकंड लैंग्वेज के साथ भी करना है, यानी इंग्लिश के साथ भी करना है। अ पीपल शुड स्टार्ट विद स्पीच एंड देन लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको ऑरली उसको बोलना सिखाना चाहिए, उसके बाद हमें रीडिंग और राइटिंग पे आना चाहिए। जैसे हमारी मदर टंग के साथ होता है उसी तरीके से हमें ये अप्रोच जो है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज या इंग्लिश के साथ में भी रखनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस। वी शुड फॉलो द नेचुरल प्रोसेस टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। लाइकवाइज जैसे हम अपनी मदर टंग को सीखते हैं उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, नेचुरल प्रोसेस को जो है फॉलो करना चाहिए इंग्लिश को सीखने के लिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, वी शुड फर्स्ट प्रोवाइड प्रैक्टिस टू द प्यूपिल इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जैसा कि पहले कहा, सबसे पहले इस नेचुरल प्रोसेस में ही हमें इंग्लिश को जो है सीखना चाहिए। सबसे पहले लिसनिंग करे बच्चा, फिर उसके बाद में स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। यही हमारा एक नेचुरल वे होता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल सीक्वेंस होता है और इसी में हमें लैंग्वेज को सिखाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। अब ये बहुत ही बेहतरीन प्रिंसिपल है आपका, लेकिन आजकल इसको बहुत ही एक मतलब क्या कहे, राई का पहाड़ बनाया रहता है बिल्कुल, कि क्लासरूम में इंग्लिश ही यूज़ करनी है, हिंदी तो कोई बोलेगा ही नहीं, ठीक है। द यूज़ ऑफ मदर टंग इन ए इंग्लिश क्लासरूम शुड नॉट बी टैबू, ठीक है, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इसको एक हवा नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश क्लासरूम में आपको मदर टंग को इस्तेमाल नहीं करना है। बट द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ मदर टंग शुड बी पुट टू गुड यूज़। किस लिए, गुड तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, एज अ रिसोर्स उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसको हर्डल बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि भाई मदर टंग यूज़ करना क्या एक तरीके से समस्या है, समस्या नहीं है, वो आपके लिए रिसोर्स है, एक एसेट है आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मदर टंग कैन बी प्रॉफिटेबली यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू बिगनर्स। जो बिगनर्स आते हैं स्कूल में उनको तो बिल्कुल भी हो सकता है आपकी टारगेट लैंग्वेज नहीं आती हो सकता है हिंदी भी ना आती हो, लेकिन
उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉफिटेबली यूज़ कर सकते हैं उसकी मदर टंग में उसको बात करके, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे उसको उसकी मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में लेकर के जा सकते हैं, तो बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करता है अपनी मदर टंग में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वोकैबुलरी, इसमें क्या है आपका, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या मानते हैं हम लोग टीचिंग का, कि बच्चे की जो वोकैबुलरी है, जो उसका शब्द भंडार है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी और एक्टिव वोकैबुलरी। अब इन दोनों को थोड़ा सा समझो, ठीक है। पैसिव वोकैबुलरी और एक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है? एक्टिव वोकैबुलरी वो होती है जो डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग भी हमें पता होता है, ठीक है, और वो हमें आते भी होते हैं और डे टू डे लाइफ में वो रोज़ हम इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनके हमें मीनिंग भी पता है, हम इनको लिख भी सकते हैं और डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। पैसिव वोकैबुलरी क्या होती है? जो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हमें मीनिंग तो पता होता है, हम उनको लिख भी पाते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मैंने आपको ये वर्ड बोला था, जैसे उसमें ज़ील वर्ड आया था, तो इसका मीनिंग हमें पता है, उत्साह होता है, इसको हमें लिखना भी आता है, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में इसको शायद इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी पैसिव वोकैबुलरी होती है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारे दिमाग में होती है, हमें आता है, उसका मीनिंग लिखना भी आता है, लेकिन वो यूज़ में नहीं आती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, देखो पर्पस का प्रिंसिपल क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक पर्पस होता है करने का। अगर आप ये इंग्लिश की क्लास देख रहे हैं आज, ठीक है, जब आप इंग्लिश पढ़ने को बिल्कुल राजी नहीं है, जब आप ये कहते हैं कि सीडीपी में एक भी अक्षर जो है इंग्लिश का ना आए, हिंदी में हमें पढ़ाया जाए, उसके बावजूद भी अगर आप आज बैठ कर के इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या है, एक पर्पस है। विदाउट पर्पस कुछ नहीं हो सकता। पर्पस क्या है कि आपको अपना टेट एग्जाम को क्लियर करना है, इसलिए आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स पर्पस, सब कुछ चीज़ जो वर्ल्ड में होती है उसका पर्पस होता है। सो इंग्लिश इज ऑल्सो लर्न फॉर द पर्पस, ठीक है। इंग्लिश को भी सोशल, साइंटिफिक, अकेडमिक और लिटरेरी, इन सभी पर्पस से ही इंग्लिश को पढ़ा जाता है। कोई भी पर्पस आपका हो सकता है, पर इंग्लिश को एक पर्पस के लिए ही पढ़ा जाता है। अ गुड टीचर टेल द स्टूडेंट हाउ इफेक्टिवली वी कैन यूज इंग्लिश लैंग्वेज इन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बोथ। अब आपको क्या करना है एज अ गुड टीचर, स्टूडेंट को पर्पस देना है कि आपका पर्पस क्या है इंग्लिश को सीखने का। भाई कितने इफेक्टिवली आप इंग्लिश को पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा पर्पस है आपके पास में इंग्लिश को सीखने का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि लैंग्वेज इज लर्न एट इट बेस्ट थ्रू इमिटेशन। ये आप लोग सभी जानते हैं, हमारी मदर टंग हमने जो है वो इमिटेशन से ही सीखी है ज़्यादातर, ठीक है। इमिटेशन क्या होता है, हिंदी में हम इसको कहते हैं अनुकरण करना, ठीक है। हमने अपनी मदर टंग जो है, सबने आपने हिंदी, गुजराती, मराठी जो भी सीखी है, सब इमिटेशंस के थ्रू ही सीखी है। अ गुड स्पीच इज़ द रिजल्ट ऑफ इमिटेशन ऑफ गुड मॉडल ऑफ स्पीच, ठीक है। अगर कोई बहुत अच्छी स्पीच है, जिसकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है, इसका मतलब उसने इमिटेट किया है किसी एक गुड मॉडल को, यानी उसका एक बहुत ही अच्छा मॉडल है उसके पास में, चाहे वो उसका टीचर है, चाहे उसके पेरेंट्स है, ठीक है। तो अ टीचर यूजेज ऑडियो विजुअल एड टू प्रोवाइड गुड मॉडल ऑफ रीडिंग, राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन। तो आपको क्या करना है एज ए टीचर, ऑडियो वीडियो एड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं उनको आप बच्चों को सुना सकते हैं, ताकि वो उनको इमिटेट कर पाए और अच्छी जो है वो सीख पाएँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो इंपॉर्टेंट नहीं है लैंग्वेज टीचिंग के लिए। फर्स्ट है द स्टूडेंट शुड लर्न अ लैंग्वेज बाय डूइंग इट, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी हमारा एक प्रिंसिपल होता है कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। फिर आता है आपका द स्टूडेंट शुड प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये भी आपका एक प्रिंसिपल होता है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हमें जाना चाहिए। बच्चों को पहले आपको मूर्त चीज़ों से सिखाना चाहिए और फिर उनको अमूर्त की तरफ लेकर के जाना चाहिए। द टीचर शुड ट्राई टू मोटिवेट द लर्नर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, हमने अभी भी पढ़ा मोटिवेशन का प्रिंसिपल। बट ये क्या है, द टीचर शुड ऑलवेज टेल जोक्स इन द क्लासरूम, ये तो आपने ना पढ़ा हो ना प्रिंसिपल ऑफ मतलब टीचिंग, तो भी आप बता देंगे कि ये इसका आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है, क्योंकि नॉट पूछा है हमसे, ठीक है जी। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था ये तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी डिटेल में आपको बता सकूं मैं। वीडियो को दोबारा देखना, अगर नहीं समझ में आया है तो कुछ भी कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे टीचिंग के मेथड्स को नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी मैं कि सारे टीचिंग मेथड्स, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो LSRW है आपकी, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेकिन आप लोग भाई मुझे मोटिवेशन देना बिल्कुल ना भूलें और सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।